हमारा गुड मॉर्निंग भारत शो। तो चलिए बढ़ चलते हैं हमारी पहली खबर की ओर। हमारी पहली खबर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह का कहना है कि जनवरी में किसी भी सप्ताह टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि जनवरी 2021 में किसी भी सप्ताह कोरोना विषाणु संक्रमण के टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। उनके मुताबिक केंद्र सरकार 4 महीनों से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर राज्य, जिला और खंड स्तर पर टीकाकरण की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने एक साक्षात्कार में कहा कि भारत कोरोना विषाणु संक्रमण के टीके के विकास और अनुसंधान में किसी से पीछे नहीं है। टीके की सुरक्षा, प्रभावशीलता और प्रतिरक्षात्मकता को लेकर भारत किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा और यही हमारी प्राथमिकता है। हमारे नियामक बहुत गहराई और गंभीरता से आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा समझता हूं कि भारत में टीकाकरण को शुरुआत 2021 के जनवरी में किसी भी सप्ताह हो सकती है और हम देश में पहले व्यक्ति को टीका लगाएंगे। टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने प्राथमिक वाले समूह तय किए हैं। सबसे पहले जिन 30 करोड़ लोगों को टीका दिया जाना है उनमें 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी, 2 करोड़ पहली पंक्ति के कर्मचारी यानी पुलिस, अर्धसैनिक और सैन्य बलों के जवान, 26 करोड़ 50 साल से अधिक आयु के लोग और करीब 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी आयु 50 साल से कम है और उन्हें कोई बीमारी है। हर्षवर्धन के मुताबिक यह प्राथमिकता स्वास्थ्य विशेषज्ञों, टीका विशेषज्ञों, अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों आदि की सलाह पर तय किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति ने सरकार से अनुशंसा की है कि उचित विचार विमर्श और पर्याप्त संख्या में लोगों पर परीक्षण होने के बाद ही कोरोना वायरस के किसी टीके के आपात स्थिति में इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की जाए। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है ब्रिटेन आने जाने वाली उड़ानों पर 31 दिसंबर तक लगी रोक। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। ब्रिटेन में कोरोना विषाणु के नए प्रकार स्ट्रेन के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से आने और वहां जाने वाली उड़ानों पर 31 दिसंबर 2020 तक रोक लगा दी है। इस रोक की शुरुआत 22 दिसंबर की देर रात से होगी। नागर विमानन मंत्रालय ने यह निर्णय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह पर लिया। यह प्रतिबंध मालवाहक और डीजीसीए से अनुमति प्राप्त विमानों पर लागू नहीं होगा। इसको लेकर भारत में चिंता बढ़ने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोगों को आश्वस्त किया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले इस मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता में संयुक्त निगरानी समूह की और प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार व नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में टीका कार्य बल की बैठकें हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की ओर से नागर विमानन सचिव प्रदीप सिंह खरोला को भेजे पत्र में कहा गया है कि इन बैठकों में तय किया गया कि ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों को 31 दिसंबर तक के लिए रोक दिया जाए। इसके अलावा जो उड़ानें 22 दिसंबर की देर रात तक भारत में उतरेंगी, उनके सभी यात्रियों की हवाई अड्डे पर अनिवार्य रूप से कोरोना आरटी-पीसीआर जांच की जाएगी। इस जांच में जो यात्री संक्रमित पाए जाएंगे उन्हें राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्थापित संस्थागत पृथकवास या एकांतवास में भेजा जाएगा। जो यात्री आरटी-पीसीआर जांच में संक्रमित नहीं पाए जाएंगे उन्हें 7 दिन अपने घरों में रहना होगा और उनकी निगरानी स्थानीय प्रशासन करेगा। सभी हवाई अड्डों के आगमन और प्रतीक्षा स्थल पर इस बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। भूषण के मुताबिक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को इस संबंध में जानकारी देने के लिए हवाई अड्डों पर सहायता डेस्क स्थापित करने के लिए कहा गया है। आरटी-पीसीआर जांच के लिए हवाई अड्डों पर पर्याप्त इंतजाम करने के लिए कहा गया है ताकि यात्रियों को जांच की प्रतीक्षा के दौरान कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है महाराष्ट्र में आज से 5 जनवरी तक की रात के कर्फ्यू की घोषणा की गई है। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। महाराष्ट्र सरकार ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए प्रकार स्ट्रेन के फैलने की बढ़ती आशंकाओं के बीच एहतियाती कदम उठाते हुए राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने की सोमवार को घोषणा की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यहां ब्रिटेन में सामने आई स्थिति के
मद्देनजर एक बैठक की। इसमें कहा गया है कि बैठक में एहतियाती कदम के रूप में नगर निगम क्षेत्रों में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाए जाने का फैसला किया गया। बयान में कहा गया है कि यूरोपीय और पश्चिम एशियाई देशों से राज्य के हवाई अड्डों पर पहुंचने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए संस्थागत एकांतवास में भेजने का भी फैसला किया गया। इसमें कहा गया है कि अन्य देशों से महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों को घरों में एकांतवास में रहना होगा। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के नए पत्र में कुछ भी नहीं है। आइए चर्चा करते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। किसान नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ठोस समाधान पेश करती है तो वे हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हकीकत में वार्ता के लिए अगली तारीख के संबंध में केंद्र के पत्र में कुछ भी नया नहीं है। वैसे मंगलवार को इस पर चर्चा होगी। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि वह नए कृषि कानूनों में संशोधन के पूर्व के प्रस्ताव का खारिज करेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पंजाब के 65 वर्षीय एक किसान ने सोमवार को दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के पास कथित रूप से किसी विषैले पदार्थ का सेवन कर खुदकुशी कर ली। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, ट्विटर पर भिड़े प्रशांत और विजयवर्गीय। आइए चर्चा करते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोमवार को ट्विटर पर दावा किया कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को दहाई का आंकड़ा पार करने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह के 200 से ज्यादा सीटें जीतने के दावे को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर भाजपा 2 अंकों से अधिक सीटें प्राप्त कर लेती है तो वह ट्विटर छोड़ देंगे। इसके जवाब में भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। किशोर के ट्वीट के जवाब में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल के चुनाव के बाद देश एक चुनावी रणनीतिकार खो देगा। बंगाल में अगले साल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह के हालिया पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान तृणमूल के कई नेता भाजपा में शामिल हो गए थे और अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया था। इस दावे पर तृणमूल कांग्रेस को चुनावी रणनीति का प्रबंधन संभाल रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि भाजपा 2 अंकों से अधिक सीट प्राप्त कर लेती है तो वह ट्विटर छोड़ देंगे। उन्होंने ट्वीट किया, समर्थक मीडिया के एक वर्ग द्वारा बढ़ा चढ़ाकर बनाए गए माहौल के विपरीत पश्चिम बंगाल में भाजपा का 2 अंक का आंकड़ा पार करने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। किशोर ने कहा, कृपया यह ट्वीट सुरक्षित कर लीजिए और अगर भाजपा इससे अच्छा प्रदर्शन करती है तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, कलह की राजनीति और टूट गया परिवार। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। सियासी दांवपेच में विवाह की सप्तपदी भुला दी विष्णुपुर के जोड़े ने। पश्चिम बंगाल की विष्णुपुर सीट से भाजपा के टिकट पर 2019 में सांसद बने सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसके तुरंत बाद सौमित्र ने अपनी पत्नी को तलाक देने का ऐलान कर दिया। पत्नी का कहना है कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सौमित्र ने उन्हें दांव पर लगाया और पति को जिताने के लिए उन्होंने कई जोखिम उठाए। अब वह खुली हवा में सांस लेना चाहती हैं। दूसरी ओर सौमित्र का कहना है कि लोग उनकी पत्नी का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ रहना अब संभव नहीं, इसलिए जल्द तलाक का नोटिस भेजने वाले हैं। सुजाता मंडल ने आरोप लगाया कि भाजपा में नए शामिल हुए बेमेल और भ्रष्ट नेताओं को निष्ठावानों से ज्यादा तरजीह मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि तृणमूल में शामिल होने के बाद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे लालच के लिए तृणमूल कांग्रेस में नहीं शामिल हुई हैं। भाजपा में खुद परिवारवाद है, वह सम्मान देना नहीं जानती। उन्होंने कहा कि सौमित्र ने उन्हें दांव पर लगाया और सांसद बनने में सफल हुए। अब सौमित्र के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति के कारण सौमित्र ने 10 साल का रिश्ता तोड़ दिया। सुजाता ने कहा कि मेरे दिल में सौमित्र के लिए सम्मान है, सौमित्र के नाम का ही सिंदूर लगाती हूँ।
इसी के साथ ही आपको बता दें, सौमित्र खान ने तृणमूल कांग्रेस पर उनका प्यार छीनने का आरोप लगाया। खान ने कहा, तृणमूल कांग्रेस ने मेरा प्यार छीन लिया है और सुजाता ने उनका साथ दिया। ऐसे में तलाक ही सबसे बड़ा और अच्छा फैसला है। खान ने कहा, कृपया यह मत भूलिए कि मैं 6,58,000 मतों से जीता हूं और यह अंतर मेरी पार्टी की वजह से संभव हुआ, इलाके में मेरी प्रतिष्ठा से संभव हुआ। आप इतने आगे तक इसलिए आई हैं क्योंकि आपने जय श्री राम का नारा लगाया था। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, पाकिस्तान ने 11 ड्रोन से 11 हथगोले भेजे। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भेजे गए 11 हथगोले बरामद किए हैं। गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान सरहद पर स्थित कस्बा दोरांगला के गांव सलाज से सभी हथगोले बरामद किए गए। इन्हें सरहद से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर गिराया गया और उन्हें काफी अच्छे से पैक किया गया था। पुलिस ने 2 लोगों को शक के आधार पर पकड़ा है। थाना दुरांगला में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजिंदर सिंह सोहान ने बताया कि गुरदासपुर जिले में सीमा से 1 किलोमीटर दूर स्थित सालच गांव के एक खेत में हथगोले पाए गए। उन्होंने कहा कि हथगोले एक बक्से में अंडे की तरह पैक कर रखे गए थे, जो लकड़ी के खांचे में सहेजा गया था। उन्होंने कहा कि हथगोले रविवार शाम को बरामद किए गए। सोहान ने कहा कि 19 और 20 दिसंबर की दरमियानी रात को सीमा सुरक्षा बल ने ड्रोन उड़ते हुए देखा था और उस पर गोलीबारी भी की गई थी। पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल के साथ मिलकर रविवार को तलाशी अभियान चलाया और साथ ही हथगोले भी बरामद किए। इसी के साथ ही चले बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के नियम जारी। आइए चर्चा करते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए सोमवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके तहत नियम जारी कर उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और तय समय पर सेवाएं देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। नियमों के तहत अगर वितरण कंपनियां विद्युत नियम के अंतर्गत मानक सेवा उपलब्ध नहीं कराएंगी तो उन्हें जुर्माना देना होगा। नियमों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि अब कोई भी ग्राहक बिजली बिना नहीं होगा। वितरण कंपनियों को सेवाएं देनी होंगी और अगर वे इसका पालन नहीं करती हैं तो जुर्माना देना पड़ेगा। ऊर्जा मंत्रालय के नियम ग्राहकों के अधिकार से जुड़े हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सिंह ने कहा कि ये नियम विद्युत उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएंगे। उन्होंने कहा, ये नियम इस भरोसे पर आधारित है कि बिजली व्यवस्था उपभोक्ताओं की सेवा के लिए है और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं, विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण बिजली प्राप्त करने का अधिकार है। पूरे देश में वितरण कंपनियां चाहे सरकारी हो या फिर निजी का एकाधिकार है, जबकि दूसरी तरफ ग्राहकों के पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जरूरी है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को उल्लेखित करने वाले नियम एवं व्यवस्था स्थापित हो ताकि उसे प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। नियमों के तहत प्रत्येक वितरण इकाइयों का यह कर्तव्य है कि वे विद्युत कानून के प्रावधानों के अनुरूप किसी मकान के मालिक या वहां रहने वालों के आग्रह पर बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करें। इसमें कहा गया है कि विद्युत आपूर्ति के संदर्भ में ग्राहकों के पास वितरण कंपनियों से न्यूनतम मानक सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है। नियम में पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध तरीके से किए गए नए कनेक्शन जारी करने और मौजूदा कनेक्शन में सुधार का प्रावधान किया गया है। नियमों के अनुसार विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदनकर्ताओं के पास ऑनलाइन आवेदन का विकल्प है। वितरण कंपनियों को बिजली कनेक्शन या उसमें सुधार का काम महानगरों में अधिकतम 7 दिनों में, अन्य नगर पालिका वाले क्षेत्रों में 15 दिनों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिनों में करने होंगे। नियमों के अनुसार कोई भी कनेक्शन बिना मीटर के नहीं दिया जाएगा और मीटर स्मार्ट या पूर्व भुगतान मीटर होगा। मीटर के परीक्षण के साथ खराब, जले हुए या चोरी हुए मीटरों के बदलने का भी प्रावधान है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, नेताजी की 125वीं जयंती पर समारोहों के लिए शाह की अध्यक्षता में समिति गठन। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के वर्ष के दौरान
समारोह के आयोजन के लिए सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। संस्कृति मंत्रालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक यह समिति अगले साल 23 जनवरी से एक वर्ष तक 125वीं जयंती वर्ष के में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों व समारोहों की रूपरेखा तय करेगी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बोस की भूमिका को देखते हुए केंद्र सरकार ने वृहद स्तर पर उनकी जयंती मनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, नेताजी सुभाष बोस की बहादुरी जग जाहिर है। हम इस प्रतिभाशाली विद्वान सैनिक और महान जननेता की 125वीं जयंती जल्द ही मनाने जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। आइए हम सभी इस विशेष मौके को भव्य तरीके से मनाएं। इस समिति में विशेषज्ञ, इतिहासकार, लेखक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्य और आजाद हिंद फौज से संबंधित प्रमुख हस्तियों को शामिल किया जाएगा। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है नए कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए केरल के विधानसभा का विशेष सत्र। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों पर चर्चा करने और उनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने के लिए बुधवार को केरल विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इन तीनों कानूनों को वापस लिए जाने पर जोर देते हुए दिल्ली की सीमाओं पर देश के विभिन्न राज्यों के किसान करीब 1 महीने से डेरा डाले हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की मांग पर नीत वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार ने इन कानूनों पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया। राज्य के वित्त मंत्री थॉमस आइजक ने ट्वीट किया कि केरल किसानों के संघर्ष में उनके साथ है और इस सत्र में इन कानूनों पर चर्चा करके उन्हें खारिज किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है, मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को 23 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। यह सत्र 3 कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए बुलाया जा रहा है, जिनके विरुद्ध किसानों ने देशव्यापी आंदोलन कर रखा है। विधानसभा सूत्रों ने बताया कि इस संक्षिप्त सत्र में केंद्र द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों पर चर्चा की जाएगी और उनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इस चर्चा में बस संबंधित दलों के नेता ही हिस्सा लेंगे। आइजक ने ट्वीट किया, केरल मंत्रिमंडल ने निर्धारित सत्र से पहले कृषि कानूनों पर चर्चा करने और उसे खारिज करने के लिए 23 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, पहली बार दिल्ली में कोरोना के 1000 से नीचे मामले दर्ज किए गए। आइए जान लेते हैं कोरोना के आंकड़ों के बारे में विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को कोविड-19 के 803 नए मामले सामने आए। पिछले 4 महीने में नए मामलों की एक दिन की यह सबसे कम संख्या है। इसी के साथ शहर में संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 10,000 से कम हो गई है। प्रशासन ने कहा कि शहर में अभी तक 6,17,808 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। शहर में कोरोना विषाणु संक्रमण से और 27 लोगों की मौत होने के साथ ही मरने वालों की संख्या 10,304 हो गई है। लोगों के संक्रमित होने की दर 1.29% है। वहीं आपको बता दें, सोमवार लगातार 7वां दिन रहा जब लोगों के संक्रमित होने की दर 2% से नीचे रही। शनिवार रविवार को यह 1.3% थी, शुक्रवार को 1.6, जबकि बृहस्पतिवार को 1.51% रही। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार सोमवार को उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 9,255 रह गई। 4 अगस्त के बाद पहली बार संख्या कम होकर यहां पहुंची है। उस दिन यह 9,897 थी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एक दिन में कुल 62,440 नमूनों की जांच की गई है। इनमें 34,288 RT-PCR और 28,152 रैपिड एंटीजन जांच की गई। दिल्ली में 17 अगस्त को कोविड-19 के 787 नए मामले आए थे। शहर में 15 और 16 दिसंबर को लोगों के संक्रमित होने की दर क्रमशः 1.9 और 1.96% रही। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।